नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। गाजा में करीब सवा साल से चल रही जंग को रुकवाने के लिए तो अमेरिका और कतर ने मिलकर इजरायल और हमास के बीच में युद्ध विराम की डील करा दी है, लेकिन इसके लिए राजी होने से के पीछे इजरायल की बड़ी प्लानिंग नजर आ रही है। क्या है वो प्लानिंग? क्यों इजरायल गाजा में युद्ध विराम के लिए राजी हुआ है जबकि नेतन्याहू की कैबिनेट के कई सारे मिनिस्टर्स इसका विरोध कर रहे हैं? उस प्लानिंग के बारे में हम बताएंगे आपको, उस योजना के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सीज फायर के अमल में आने से पहले ही इजरायल ने कौन सा दाव चल दिया है। इस सीज फायर के अमल में आने से पहले इजरायल ने गाजा में जोरदार हमला बोल दिया है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। इजरायल ने गाजा में हवाई हमला किया है। इस हमले में मरने वालों की संख्या तकरीबन 100 तक पहुंच चुकी है। मरने वालों में कई बच्चे और महिलाएं हैं। इजरायल और हमास के बीच में सीज फायर समझौते का ऐलान बुधवार को हुआ था। कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसका ऐलान किया था। 15 महीने से ये युद्ध जारी है। उसको खत्म कराने के लिए, कई इजरायली बंधकों की रिहाई कराने के लिए इस सीज फायर का ऐलान हुआ था। लेकिन इसके अगले ही दिन, आप सोचिए कि जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ और उसके अगले ही दिन गुरुवार को इजरायल ने गाजा में एयर स्ट्राइक कर दी। कतर के पीएम का कहना है कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समझौता रविवार 19 जनवरी से लागू हुआ, यानी बुधवार को इसका ऐलान हुआ। बुधवार के बाद गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार 3 दिन के बाद ये सीज फायर अमल में आएगा और इस 3 दिन का भरपूर फायदा इजरायल उठाने की कोशिश कर रहा है। और अगले ही दिन उसने एयर स्ट्राइक करके 100 लोगों की जान ले ली। अब इसमें कितने हमास के लड़ाके हैं ये पता नहीं, लेकिन कितने मासूम होंगे, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग होंगे, मरीज होंगे, ये इनके नाम सामने आएंगे। लेकिन ये आप देखिए कि सीज फायर शुरू होने से पहले ही इजरायल ने एक हमला कर दिया। या यूं कहें कि इस सीज फायर के अमल में आने से पहले इजरायल गाजा में तबाही मचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है। यानी इजरायल जो 3 दिन का उसको विंडो दी गई है उसका भरपूर फायदा उठा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा के नागरिक सुरक्षा के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि बुधवार को सीज फायर की घोषणा के बाद इजरायली हमलों में 86 लोग मारे गए। ये गिनती बढ़ रही है, 258 लोग घायल हुए। इस युद्ध विराम की घोषणा के तुरंत बाद का जो टाइम है वो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है इसमें, इस हमले का। प्रवक्ता महमूद बसल ने गुरुवार को एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि मरने वालों में 23 बच्चे भी शामिल हैं। इससे पहले इजरायल की जो डिफेंस फोर्सेज उसने बताया कि गाजा में लगभग 50 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। वहीं इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा में हमास के बंधक बनाए गए लोगों की वापसी से जुड़े हुए समझौते को लेकर सहमति बन गई है। यानी बीच में ये भी एक मसला आया था कि क्या इजरायल अंतिम समय पर वापस पीछे न हट जाए, या कहा गया कि हमास की तरफ से कुछ और शर्तें जोड़ी गई हैं इसलिए इजरायल इसको ओके नहीं करेगा, उनकी कैबिनेट ओके नहीं करेगी। लेकिन नेतन्याहू ने बयान दिया है कि इस बात को लेकर सहमति बन गई है और ये उनके ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि गाजा में युद्ध विराम और फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले बंधकों को मुक्त कराने के लिए उनकी वार्ता में रुकावट आई थी, उनके ऑफिस की तरफ से कहा गया था। लेकिन अब नेतन्याहू ने ये कहा है कि समझौते को मंजूरी देने के लिए कैबिनेट की बैठक होगी और उसमें समझौते को मंजूरी दे दी जाएगी, यानी तमाम इफ एंड बट्स के बीच युद्ध विराम हो जाएगा। इस युद्ध विराम की शर्तें क्या होंगी ये हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि इस युद्ध विराम के पीछे इजरायल का मकसद क्या है, या इजरायल का अगला निशाना इस युद्ध विराम के बाद कौन हो सकता है और युद्ध विराम के राजी होने की वजह क्या है। दरअसल पिछले सवा साल से इजरायल और हमास के साथ जो जंग हो रही थी उस पर जंग के नाम पर गाजा में तो तबाही हो रही थी, लेकिन हमास के कब्जे में मौजूद 100 बंधकों के चलते पीएम नेतन्याहू अपने ही मुल्क में दबाव भी झेल रहे थे। एक परसेप्शन बन रहा था कि गाजा में अपनी युद्ध की प्यास बुझाने में नेतन्याहू इतने मगन है कि उन्हें बंधकों की रिहाई में कोई दिलचस्पी ही नहीं। बंधकों के परिवारजनों ने कई बार उनके इजरायल में नेतन्याहू घर के बाहर प्रदर्शन भी किए। इन बंधकों में कुछ अमेरिकी भी थे, लिहाजा दबाव बाइडेन और होने वाले प्रेसिडेंट ट्रंप पर भी था। साथ ही गाजा में हुई हजारों बेकसूरों की मौत की बात इंटरनेशनल स्तर पर भी नेतन्याहू की भत्सना इस बात को लेकर की जा रही थी। लिहाजा इजरायल ने युद्ध विराम के लिए राजी होकर नेतन्याहू ने खुद पर पड़ रहे दबाव को थोड़ा सा कम किया, लेकिन उनके इरादे अब भी खतरनाक ही हैं और उनका मेन निशाना, मुख्य निशाना वो मुल्क है जो इजरायल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, वो है ईरान। जहां से गाजा की जंग शुरू हुई तब से इस इलाके में बाकी मुस्लिम देशों ने तो बस इजरायल की आलोचना की, जुबानी जमा खर्च ही किया, लेकिन ईरान ने अपने प्रॉक्सीज हिजबुल्लाह, हूती के जरिए ईरान ने इजरायल को चुनौती दी अपने प्रॉक्सीज के जरिए, और उसका जो सबसे मजबूत साथी था हिजबुल्लाह, उसके कमजोर होने की कीमत भी ईरान ने चुकाई।
लेकिन इजराइल जानता है कि ईरान को कमज़ोर करने उसके अस्तित्व के लिए कितना ज़रूरी है। इजराइल ये जानता है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने की कोशिश में भी है, और अगर एक बार ईरान ने न्यूक्लियर बम बना लिया तो फिर इजराइल के लिए उससे पार पाना मुश्किल होगा। इजराइल का अस्तित्व का बचना भी मुश्किल होगा। वही अमेरिका फिर से प्रेसिडेंट के तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को देखने जा रहा है। 20 जनवरी को वो शपथ लेने वाले हैं, और ट्रंप भी ईरान के धुर विरोधी है। लिहाजा इजराइल की कोशिश है कि गाजा में जंग बंद करके वो किसी तरह से अमेरिका को इस बात के लिए मना ले कि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए और इस मुस्लिम मुल्क को परमाणु बम हासिल करने की इसकी जो संभावना है उसको खत्म किया जाए या पीछे धकेला जाए। वहीं दूसरी ओर ईरान को भी इजराइल के इरादों का अंदाजा है और वो भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है। ईरान ने अब अपने न्यूक्लियर ठिकानों की रक्षा के लिए लेजर बीम का चक्रव्यूह बनाने का फैसला किया है, जिसे न इजरायली मिसाइल पार कर सके न उसके फाइटर जेट्स। हाल ही में 20 जनवरी के दिन इजरायली फोर्सेस ने अपने जो न्यूक्लियर साइट्स है उसको निशाना बनाकर एक संभावित इजरायली हवाई हमले को नाकाम करने का एक हवाई युद्ध अभ्यास किया, और इसमें एक बेहद मॉडर्न लेजर ऑपरेटेड एयर डिफेंस सिस्टम को शो किया, सामने लाया, जिसको सिराज नाम दिया गया। दरअसल बात यह है कि जब 26 अक्टूबर को पिछले साल इजराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की थी तो ये कहा गया कि इजराइल ने ईरान के मिसाइल ठिकाने और एक परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इस बात को ईरान ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इजराइल की तरफ से दावा किया गया। और इन ठिकानों की रक्षा के लिए ईरान ने जो S-300 एयर डिफेंस सिस्टम की बैटरीज तैनात की थी, जो उसने रशिया से खरीदी थी, उन्हें इजराइल ने सबसे पहला निशाना बनाया। यानी जो एक एयर डिफेंस सिस्टम जो खुद अपनी रक्षा न कर पाया, वो इजराइल के ठिकानों की रक्षा क्या करेगा। और इस तरह से ईरान का आसमान पूरी तरीके से डिफेंसलेस हो गया और इजराइल, माफ कीजिएगा, ईरान का आसमान और इजराइल की मुट्ठी में आ गया। इजराइल के ये खास ठिकाने, ईरान के जो न्यूक्लियर ठिकाना और मिसाइल ठिकाने थे, वो डिफेंसलेस नजर आने लगे, और ईरान ने अब लेजर बीम के जरिए अपने आसमान की या अपने इन खास ठिकानों की हिफाजत करने का फैसला किया है, और उसी लेजर बीम वाले हथियार मेराज जिसका नाम है उसका प्रदर्शन भी किया है। और अपने डिफेंस के साथ साथ ईरान अपने ऑफेंस की भी ताकत दिखाना चाहता है। उसके लिए उसने कुछ दिन पहले अपने एक मिसाइल फैक्ट्री का वीडियो भी जारी किया था। नॉर्मली ईरान की तरफ से इस तरह के वीडियो जारी नहीं किए जाते हैं। अपने अंडरग्राउंड जो तहखाने में उसकी मिसाइल फैक्ट्रीज हैं या मिसाइल को स्टोर करने की फैसिलिटीज हैं, उसको जारी नहीं करता है, लेकिन इस बार ऐसे वीडियो को जारी किया गया। और ये भी कहा गया कि ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं कि उनको स्टोर करने की उसके पास जगह नहीं है। यानी इजराइल सतर्क हो जाए कि ईरान की मिसाइल है उसको छोड़ेंगे, एक मैसेज देने की कोशिश की है। तो एक तरफ इजराइल कोशिश कर रहा है कि अमेरिका को किसी तरीके से मना के ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया जाए, दूसरी तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है। तो जाहिर है गाजा में युद्ध विराम के बाद जहाँ 1.25 साल से चल रही जंग के खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं, उम्मीद नजर आई है, वहीं इजराइल और ईरान के बीच एक बड़ी और विध्वंसक जंग शुरू होने की आशंका भी खड़ी हो रही है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।